मौजूद हैं। अनिका की फाइटिंग स्किल देखकर आनंद के मुंह से शब्द नहीं निकलते। वो सिर्फ अपनी गर्दन दाएं से बाएं हिलाकर हामी भर देता है। अब अनिका आनंद को वहां से बाहर निकलने का इशारा करती है। पहले अनिका खुद बाहर की तरफ झांकती है तो सामने की ओर से एक साथ 10 से 12 लोगों को दौड़ते हुए देखती है जो उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद वो आनंद सान्याल को इशारा करती है कि आनंद सान्याल अनिका से कुछ कदम पीछे रहे। इस बार भी आनंद पहले की ही तरह सिर्फ अपनी गर्दन हिला देता है। इसके बाद अनिका आगे बढ़कर अपने हाथ को झटकती है और इसी तरह हाथ को झटकते हुए उन दौड़ते हुए लोगों की तरफ तेज कदमों से बढ़ती है। उनके करीब आते ही अनिका उन्हें भी लड़ने तक का मौका नहीं देती। अनिका के वार इतने सटीक थे कि वो जहां निशाना साधना चाहती थी उसका हर वार ठीक उसी जगह पर लगता था। और इन सभी वारों के लिए भी अनिका की पसंदीदा जगह दुश्मन के बाईं ओर का हिस्सा था, जिसमें दिल और सिर विशेष रूप से शामिल थे। इसके अलावा सामने की ओर से कंठ, आंखें और माथा एक बार में ढेर करने के लिए सबसे उपयुक्त थे। यदि दुश्मन की पीठ अनिका की तरफ है तो उसकी बैकबोन वो जगह थी जहां पर अनिका का सिर्फ एक दाव ही काफी था सामने वाले के प्राण पखेरु उखाड़ने के लिए। जिस वक्त अनिका इन लोगों को ठिकाने लगा रही थी, ठीक उसी वक्त आनंद सान्याल का एक हाथ उसके हथियार पर था, जिसका इस्तेमाल वो अनिका की मदद के लिए करना चाहता था। लेकिन अनिका को उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपने दुश्मनों से निपटने में सक्षम थी। अब आनंद सान्याल के दूसरे हाथ में फोन था। वो बड़ी ही बेसब्री से उसे देख रहा था। उसे देख लेने के बाद वो वापस उसे अपनी जेब में रख लेता है और फिर सामने की ओर देखता है तो अनिका उससे काफी दूर जा चुकी थी। वो दौड़ते हुए अनिका के पीछे पीछे जाता है। अनिका के आंखों के सामने से ओझल हो जाने के बाद वो गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर एक बार झुक जाता है और फिर सीधा होते हुए कहता है, ये लड़की यहाँ पर इस तरह घूम रही है जैसे कि कोई पार्क हो। इतना खतरा होने के बाद कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पार्टी ऑफिस के इस मुख्य भाग से निकलकर अनिका लोन एरिया में पहुंच जाती है। ये खुली जगह थी। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अनिका करीब 40 लोगों को मौत की नींद सुला चुकी थी, जिसका दूसरा तात्पर्य ये था कि अभी भी लगभग 10 लोग ऐसे थे जो अब तक लड़ने के लिए सामने नहीं आए थे। अनिका को लड़ते हुए इन बचे हुए लगभग 10 लोगों ने भी देखा था, लेकिन इनके बारे में विशेष बात ये थी कि इनके चेहरों पर छाई हुई हैरानी को अनिका को भांपने में ज्यादा देर नहीं लगी। दरअसल ये वही सब लोग थे जो सान्याल हाउस के किसी भी रहस्य में शामिल नहीं थे, जिन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि इस वक्त सान्याल हाउस के अंदर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। अनिका का चेहरा ढका होने की वजह से इनमें से कोई भी उसे पहचान नहीं सका था, इसलिए अनिका ने उन्हें देखने के बाद भी इन पर हमला नहीं किया। लेकिन ये बचे खुचे लोग उनके सामर्थ्य और समझ के हिसाब से पार्टी ऑफिस के अंदर से निकलकर बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि पार्टी हाउस के अंदर चल रहे इस घमासान से अपनी जान बचा सके। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात थी, अनिका द्वारा उन्हें जिंदा छोड़ देने के बाद भी उनकी जान नहीं बची थी, क्योंकि दमयंती देवी की स्त्री सिपाही उन्हें वहां से बाहर निकल पाने से पहले ही मौत के घाट उतार देती हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी था कि वो औरतें अब तक अंदर दाखिल हो चुकी थीं। इन औरतों ने भी उन लोगों को मारने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, केवल शरीर के नाजुक हिस्सों को तोड़कर उनकी सांसों को रोक दिया गया था। कुछ ही पलों में अनिका इन औरतों के बीच में थी। इनमें से 5 औरतें एक साथ उछलते हुए अनिका पर धावा बोल देती हैं। अनिका भी उतनी ही रफ्तार से अपने एक पैर को घुटने से मोड़ती है और दूसरे पैर को सीधे करते हुए जमीन पर बैठ जाती है और जमीन पर ही इसी पोजीशन में गोल घूमते हुए अपने दाएं हाथ को उन औरतों की तरफ खोल देती है। अनिका के हाथ से 5 बेहद छोटी गोली जैसी चीज निकलती हुई दिखाई देती है, जो 1 सेकंड से भी कम वक्त के अंदर बिना चूके उन औरतों के शरीर पर जा लगती है। ये छोटी गोलियां नहीं बल्कि बेहद छोटी लेकिन पर्याप्त तेज सिरिंज थीं जिनमें पॉइजन भरा हुआ था। इससे पहले कि उन औरतों को सुई की चुभन महसूस होती, उससे पहले ये जहर उनके शरीर में फैल चुका था। कुछ ही सेकंड में वो धराशायी हो चुकी थीं। अब अनिका की बाकी स्त्रियों के साथ लड़ाई शुरू होती है। जिस शैली का इस्तेमाल ये औरतें लड़ने के लिए कर रही थीं, अनिका उसी शैली में लड़ते हुए उन्हें जवाब देती है। ये औरतें अच्छी तरह जानती थीं कि अनिका इस शैली में माहिर नहीं है, लेकिन जब अनिका इसी प्राचीन विलुप्त शैली में उन्हें प्रत्युत्तर देती है तो वो आश्चर्यचकित रह जाती हैं। अनिका की सीखने की क्षमता और शारीरिक ताकत दोनों ही बेजोड़ थी। अनिका ने ये शैली अपनी माँ की भेजी हुई किताब से सीखी थी, लेकिन इसे सीख लेने के कई महीनों के बाद आज कहीं जाकर इस शैली में लड़ पाने का मौका अनिका को मिल पाया था। आनंद इन सभी से दूर एक ओर खड़ा ये सब देख रहा था। अनिका ने उसे पहले ही इशारा किया था कि वो अनिका से दूर रहे और बाकी लोगों की निगाह से छिपा रहे, इसलिए वो एक खंभे के पास खड़ा होकर उसकी आड़ लेकर ये सब देख रहा था। करीब 10 से 15 मिनट तक अनिका और वो औरतें यूं ही लड़ती रहती हैं। अनिका के लिए उन सभी स्त्रियों को खत्म करना कुछ ही पलों का काम था, लेकिन फिर भी वो उनके साथ अपनी लड़ाई जारी रखती है,
मानो उनके साथ खेल रही हो, जैसे कि वो अपनी इस नई कला का अभ्यास कर रही हो। इतनी देर लड़ते रहने के बाद भी अनिका के शरीर पर उनका एक भी वार नहीं लगा था, लेकिन अनिका का हर वार उनके शरीर को घायल कर रहा था, जिसकी वजह से अब वो सभी औरतें जमीन पर पड़ी हुई खिसक रही थीं। उनमें से सभी के लिए दोबारा उठ खड़े हो पाना काफी मुश्किल हो गया था। जब उन्हें ये बात समझ आ गई कि अनिका से वो किसी भी कीमत पर जीत नहीं पाएंगी, तो उनमें से जमीन पर पड़ी हुई कुछ औरतें खिसककर सीधी बैठते हुए अपने हथियार निकाल लेती हैं। ये हथियार भी आधुनिक नहीं थे, परंपरागत थे, जिन्हें देखकर यही समझा जाता कि ये शरीर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। किंतु अनिका को ये समझने में पल भर की भी देर नहीं लगती कि वो इन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल प्राचीन काल में त्रिगुप्तचरों द्वारा किया जाता था। अनिका स्थिति को समझते हुए उसी के अनुसार अपनी पोजीशन ले लेती हैं। वो इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उधर ये देखकर आनंद सान्याल भी अपने हथियार निकालते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़ता है, फिर तेज रफ्तार से अनिका की ओर बढ़ता है। उसे संदेह था कि अनिका इस परिस्थिति से निपट पाए अथवा नहीं। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता था कि अनिका को किसी तरह की हानि पहुंचे। दूसरी ओर जिस वक्त ये लड़ाई अनिका और उन स्त्रियों के बीच जारी थी, ठीक उसी वक्त लक्ष्य यहाँ आ पहुंचता है। अपनी गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लक्ष्य भी इस बेहतरीन लड़ाई के कुछ नमूने देख चुका था। वो अलार्म जो उसने अपने फोन पर देखा था, वो दोनों भाइयों के बीच में पहले से ही तय किया गया बंदोबस्त था। बड़ी ही होशियारी से आनंद सान्याल ने लक्ष्य सान्याल को यहाँ आने के लिए अलर्ट भेज दिया था। यही वो वजह थी जिसके कारण वो श्वेता को अपनी आंखों के सामने होने के बावजूद भी उससे बिना मिले, बिना बात किए, अचानक से उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला आया था। श्वेता, जिसके बाहर आने का कई घंटों से इंतजार कर रहा था, उसी से बात करने के लिए एक पल का समय भी खर्च नहीं कर पाया था। हालांकि लक्ष्य ये नहीं जानता था कि किस तरह का खतरा उसके भाई आनंद सान्याल के चारों तरफ आ खड़ा हुआ है, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि उसे घड़ी की चौथाई में अपने भाई के पास पहुंचना होगा, नहीं तो कोई भी अनर्थ हो सकता है। हालांकि खुद आनंद सान्याल अपने घर के अंदर मौजूद इतने बड़े खतरे से वाकिफ नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये जानता था कि अनिका का यहाँ आना सुरक्षित नहीं है। किसी को भी इसकी खबर होना अनिका के लिए खतरनाक साबित होगा। अनिका ही वो इकलौता शख्स थी जो हर हाल में और हर कीमत पर दमयंती देवी को चाहिए थी। इसके लिए वो कोई भी मूल्य चुका सकती थी, कोई भी मुसीबत मोल उठा सकती थी। इस वक्त आनंद सान्याल के पास ऐसा भी अन्य कोई व्यक्ति नहीं था जिसके ऊपर अंधा भरोसा करके वो अनिका को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कह सके। इसके साथ ही ये भी जरूरी था कि वो अपनी खलनायक की इमेज को बरकरार रखे। अब लक्ष्य के अलावा बाहर से किसी को भी बुलाना शक के घेरे में आ सकता था, क्योंकि ये काफी रात का वक्त था। इसलिए मात्र उसका भाई लक्ष्य ही ऐसा था जो किसी भी वक्त बिना शक के घेरे में आए यहाँ आ सकता था और पूरी रात आनंद सान्याल के पास रुक भी सकता था। आनंद सान्याल चाहता था कि लक्ष्य अनिका को लेकर गुप्त रास्ते से बाहर निकल जाए और उसके बाद उसी रास्ते से वापस आकर बिना दुश्मन को किसी तरह का कोई सबूत दिए सुरक्षित घर लौट जाए। जब लक्ष्य उन जमीन पर पड़ी हुई औरतों को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से छोटी मोटी चीजों को निकालते हुए देखता है, तो वो भी बड़ी ही आसानी से समझ जाता है कि ये औरतें अब अनिका पर हथियारों से वार करने वाली हैं। अनिका इन सभी के बीच में खड़ी थी, इसलिए लक्ष्य को लगा कि वो अनिका को कोई गहरा नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए अपनी पिस्तौल निकालते हुए वो इनमें से एक एक करके 3 स्त्रियों पर निशाना साध देता है। लक्ष्य एक आर्मी मैन था, इसलिए उसका निशाना इतना सटीक था कि उनके माथे के बीचों बीच जा लगता है। वो तीनों पल भर में ही अपनी सांसें छोड़ देती हैं। गोली के चलते ही अनिका उसी दिशा की ओर देखती है जहां से गोली के चलने की आवाज आई थी। लक्ष्य को सामने देखकर अनिका को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन ये वो वक्त नहीं था जब आश्चर्य पर ध्यान दिया जाए। इधर आनंद सान्याल भी अपनी बंदूक से निशाना साधते हुए आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। उसके निशाने पर 2 लड़ाकू स्त्रियां अपनी प्राण गंवा देती हैं। यदि अनिका ने इन स्त्रियों का मार मारकर बुरा हश्र नहीं कर दिया होता, तो इनमें से एक भी गोली के निशाने पर इतनी सहजता से आने वाली नहीं थी। इसी वक्त आनंद सान्याल की गोली से अपना बचाव करते हुए एक तीसरी स्त्री खड़ी होकर अनिका की तरफ मूव करती है। अनिका भी पूरी तरह से सचेत थी। इस बार अनिका अपनी ओर बढ़ती हुई उस स्त्री के दाव का जवाब देते हुए अपने पैर से उसकी गर्दन पर वार करती है, जिससे उसकी गर्दन की सभी हड्डियां टूटने की वजह से वो स्त्री जमीन पर गिर जाती है। ठीक इसी प्रकार बिना वक्त गवाए बाकी की स्त्रियों को भी एक एक वार से ढेर कर देती है। अब कहीं जाकर ये खेल पूरा होता है। अब तक लक्ष्य और आनंद सान्याल दोनों ही अनिका के लगभग पास पहुंच चुके थे। इस समय लक्ष्य का ध्यान अपनी ओर आते हुए आनंद पर था और आनंद का ध्यान लक्ष्य पर। इससे पहले कि लक्ष्य कुछ बोल पाता, आनंद का ध्यान वहां जमीन पर ढेर हुई स्त्रियों की ओर जाता है। वो देखता है कि एक स्त्री जिसे लक्ष्य की बंदूक की गोली लगी थी, उसके शरीर में हलचल हो रही थी।
इससे पहले कि आनंद उस पर अपनी बंदूक से वार करता अथवा लक्ष्य को सावधान कर पाता, वो तेजी से किसी छोटी सी चीज को लक्ष्य की ओर निशाना साधते हुए फेंकती है। अनिका अपनी तेज निगाहों से उस औरत को ये दाव खेलते हुए देख लेती है और फिर उतनी ही फुर्ती से उस स्त्री की गर्दन पर वार करके उसे खत्म कर देती है। अनिका ने उस स्त्री को तो खत्म कर दिया था, लेकिन ये घटना उसे अंदर तक झकझोर देती है, क्योंकि अनिका अच्छी तरह जानती थी इन स्त्रियों का हर हथियार कुछ ही सेकंड में इंसान की मौत का मुख्य कारण बनता था। अनिका लक्ष्य को नहीं बचा पाने के कारण हमेशा हमेशा के लिए गुनहगार बन गई थी। इसके अलावा वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि श्वेता इस सदमे को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अनिका अब अंजलि मल्होत्रा को क्या जवाब देगी? एक सेकंड के अंदर ही अनिका के दिमाग में हजारों विचार नाचने लगे थे, लेकिन जब अनिका मुड़कर देखती है तो दंग रह जाती है। पूरा का पूरा चित्र ही बदल जाता है। ये घाव लक्ष्य को नहीं बल्कि आनंद सान्याल को लगा था, क्योंकि आनंद बिना किसी देरी के अपने छोटे भाई लक्ष्य को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था। ये घाव आनंद सान्याल को पीठ की तरफ से सीधा उसके दिल के अंदर जा लगा था। इस तकलीफ के सिग्नल जैसे ही आनंद सान्याल के दिमाग तक पहुंचते हैं, उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। अपने भाई के चेहरे पर भावहीन स्थिति को देखकर एक पल के लिए लक्ष्य समझ ही नहीं पाता कि आनंद को हुआ क्या है। लेकिन जिस पल अनिका ने उस स्त्री पर वार किया और उसके तुरंत बाद वो झट से लक्ष्य और आनंद के पास आ पहुंचती है, उसी पल लक्ष्य को सारा मामला समझने में जरा देर नहीं लगती, क्योंकि आनंद के चेहरे पर अब तक दर्द दिखाई देने लगा था। इससे पहले कि आनंद सान्याल जमीन पर गिर जाता, लक्ष्य आगे बढ़कर अपने भाई को सहारा देता है। आनंद अपने शरीर का पूरा वजन छोड़ चुका था, इसलिए लक्ष्य उसे बड़ी ही सावधानी से वहीं जमीन पर बिठा देता है। तभी अनिका पूरे आत्मविश्वास के साथ आनंद के पास आती है और कहती है, हमारे जीने की इच्छा हमें मरने नहीं देती। अगर तुम हौसले से काम लोगे तो मैं जरूर तुम्हें बचा लूंगी। आनंद सान्याल हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में बढ़ती हुई तकलीफ उसे ठीक से मुस्कुराने भी नहीं देती। उसकी आंखें झपकने लगती हैं, जैसे कि उन्हें खोलकर रख पाना काफी मुश्किल काम हो। आनंद सान्याल कहता है, जीने की इच्छा रखने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं। जो बात कहने का मौका मुझे कभी नहीं मिलता, वो आज मेरी मौत मुझे दे रही है। बड़ी धीमी आवाज में अपनी पूरी ताकत के साथ आनंद सान्याल आगे कहता है, छोटी सी उम्र में रोहित ने जो मुकाम हासिल किया, उसकी वजह से वो मेरा आइडल रहा, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक उसे तुम नहीं मिल गई। तुम्हारे मिलने के बाद से मुझे उससे चिढ़ होने लगी। उसकी आंखें बंद होती हैं। वो किसी तरह उन्हें दोबारा से खोलता है और आगे कहता है, लेकिन ये भी अच्छा ही हुआ कि तुमने जल्दी ही रोहित से शादी कर ली, नहीं तो मेरे जैसे न जाने कितने तुम्हारी मोहब्बत में फना होते। अनिका आनंद सान्याल का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज गिनने लगती है और साथ साथ लक्ष्य से कहती है, इसे उठाओ, इसे तुरंत ही इलाज की जरूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। आनंद सान्याल लक्ष्य से कहता है, रुको। फिर अपनी नजरें अनिका की तरफ घुमाते हुए कहता है, तुम मुझे बचाना चाहती हो। इस फिक्र का एहसास जन्नत मिलने की खुशी से भी कहीं ज्यादा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर की डॉक्टर मुझे बचाने के लिए बेचैन है, लेकिन उसकी वजह शायद तुम्हारा फर्ज से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं बचा पाओगी और तुम्हारी जिंदगी का पहला पेशेंट मैं बनूंगा जो बच नहीं पाएगा। तुम पर दाग लगेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे कह लेने दो। इसके बाद एक नज़र लक्ष्य की तरफ देखता है और फिर दोबारा अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, दमयंती देवी के बारे में जानकारी एकत्रित करना किसी के वश की बात नहीं। वो काला साया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे काफी सारे सवालों के जवाब तुम्हें इससे मिल जाएंगे। मुझे खुशी है कि चाहे मेरी जिंदगी तुम्हारे काम नहीं आई, पर मौत आ गई। मैं न सही, कम से कम मेरी मौत ही सही, पर तुम्हारे नाम हो गई। ऐसा कहकर वो अपनी जेब से परी के उसी छोटे से स्टैच्यू को निकालकर अनिका को देता है, जो उसने अपने कमरे में से उठाया था। इसे देते हुए वो आगे कहता है, ये मेरी छोटी सी अनिका है और तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब भी। तुम्हारी बाकी मदद मेरा वही लैपटॉप कर देगा। फिर लक्ष्य तो यहाँ है ही। आनंद को अपनी बात बोलने में काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बोलना जारी रखता है। रोहित मारवा तुमसे बेहद प्यार करता है, उससे ज्यादा शायद और कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम उसे मिल गई। लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि तुम भी उससे उतना ही प्यार करती हो। उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में किसी की जगह नहीं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें अपनी मोहब्बत के बिना रहना पड़े, क्योंकि उसकी तकलीफ मैं जानता हूँ। अगला जन्म होता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। आई विश कि अगर अगला जन्म होता हो तो उसमें तुम्हारी मोहब्बत का थोड़ा सा हिस्सा मेरे नाम भी हो। अब अनिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें कुछ गुस्से का रूप ले लेती हैं और वो बिगड़ते हुए लक्ष्य से कहती है, तुम सुन नहीं पा रहे हो? मैंने क्या कहा? इसे अभी के अभी इलाज की जरूरत है, इसे उठाओ। तभी आनंद सान्याल अपने दोनों हाथों से लक्ष्य का हाथ लेकर उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहता है, हमेशा खुश रहो। इतना कहने के बाद आनंद धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका शरीर एकदम ढीला पड़ चुका था और उसका पूरा वजन अब लक्ष्य के ऊपर था।
वो अपनी सांसें छोड़ चुका था। देखते ही देखते कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। लक्ष्य की आंखों से आंसू चू पड़ते हैं। अनिका आनंद की सांस, नब्ज और दिल की धड़कनें चेक करती है, लेकिन कहीं से भी उम्मीद की कोई किरण नहीं बचती। अनिका ने कभी भी आनंद सान्याल को किसी भी अच्छी भूमिका को निभाते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे कभी एक अच्छा व्यक्ति भी नहीं समझा। वो अभी भी ऐसा कुछ नहीं जानती थी जिसके आधार पर उसे एक अच्छा व्यक्ति माना जा सके, लेकिन फिर भी अनिका को आनंद की मौत से काफी बुरा लग रहा था। लक्ष्य अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। इस घटना पर न वो खुशी जता सकती थी, न शोक मना सकती थी। इससे भी बड़ी दुविधा की स्थिति ये थी, न वो यहाँ रुक सकती थी और न ही यहाँ से जा सकती थी। आगे का घटनाक्रम। अभी कुछ ही पल बीते थे कि लक्ष्य खुद को संभाल लेता है और अपनी जेब से फोन निकालकर एक मैसेज करता है। उसके बाद वो अनिका से कहता है, मैं एक फौजी हूँ, लेकिन शहीद मेरा भाई हुआ है। एक शहीद की मौत शोक का नहीं बल्कि आनंद का विषय है। इससे पहले कि सुबह हो जाए आपको यहाँ से जाना चाहिए। ये सब मैं खुद संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद लक्ष्य आनंद को अपनी बाहों में उठा लेता है और अनिका से कहता है, मेरे साथ आइए। आनंद को उठाने के बाद लक्ष्य वापस उसी ओर चल पड़ता है जहां से पार्टी हाउस से बाहर निकलने का सीक्रेट दरवाजा था, यानी कि आनंद के कमरे की ओर। अनिका भी बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। इस पूरी घटना के दौरान अनिका ने एक बार भी अपना मास्क नीचे नहीं किया था और न ही सिर के ऊपर से हुड्डी की कैप को हटने दिया था। जब आनंद यहाँ आया था तो पार्टी हाउस से काफी दूर ही अपनी बाकी गाड़ियों के साथ अपनी पूरी सिक्योरिटी को छोड़कर आया था। ठीक इसी वक्त आनंद का वफादार सिक्योरिटी गार्ड पार्टी हाउस के अंदर आता है और लक्ष्य की गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। लक्ष्य आनंद के कमरे में पहुंचने के बाद उस लैपटॉप को वहीं टेबल पर रखा हुआ देखता है। उसे देखने के बाद वो अनिका की तरफ देखता है और हल्के से अपनी गर्दन हिलाता है। बदले में अनिका अपनी पलकें झपकाती है और उस लैपटॉप को उठा लेती है। इसके बाद लक्ष्य और अनिका दोनों आनंद सान्याल के शव के साथ सीक्रेट दरवाजे से खुफिया रास्ते में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ही पलों के बाद वो दोनों इस हाउस से बाहर निकल चुके थे। इसी वक्त लक्ष्य की गाड़ी वहां आकर रुकती है। लक्ष्य बड़ी ही सावधानी से आनंद के शव को गाड़ी में रख देता है और अनिका को देखकर अपनी गर्दन हिलाकर इशारा करता है। अनिका बदले में अपनी गर्दन हिलाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जैसे अनिका करीब 500 मीटर की दूरी तय करती है, तभी उसे जोर के धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो आसमान में उड़ते हुए धुएं और राख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। पूरा का पूरा पार्टी हाउस जमीन में धंस चुका था और बचा खुचा धू धू करके जल उठा था। ये पहली बार था जब अनिका अपने किसी काम को अंजाम देकर वापस लौट रही थी और उसे अपने पैर काफी भारी महसूस हो रहे थे। उसके लिए हर कदम की दूरी तय करना काफी मुश्किल हो रहा था। सूरज की पहली किरण दस्तक देती और उजाला हो जाता। अब इसमें ज्यादा वक्त बाकी नहीं था। अनिका को जल्द से जल्द मारवा हाउस पहुंचना था, लेकिन वो हर बीतते पल के साथ ये महसूस कर रही थी कि वो आगे की ओर बढ़ नहीं पा रही है। तभी अविश्वसनीय रूप से एक गाड़ी आकर अनिका के पास रुकती है। दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठी हुई थी। देर रात तक वहीं बैठे बैठे उसकी नींद लग गई थी। पलक झपकते ही जैसे कई घंटे बीत जाते हैं, वो अचानक से हड़बड़ाकर उठती है। उठने के बाद वो सीधा अपने कमरे के बाहर निकल जाती है। फिर अपनी गर्दन उठाकर खुले आसमान को देखती है। बिना घड़ी देखे भी उसे ये अनुमान लगाने में देर नहीं लगती कि सूरज की पहली किरण को दस्तक देने में अब 5 से 10 मिनट से अधिक नहीं लगेंगे। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे उम्मीद थी उसके आसपास कोई न कोई सिपाही मौजूद जरूर होगा जो कि उसके मन की खबर उसे सुनाएगी, लेकिन जब वो अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखती है तो उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देती। अब दमयंती देवी गरजते हुए कहती है, अब तक कोई खबर आई या नहीं? दमयंती देवी की आवाज सुनते ही उसके कमरे के पास ही मौजूद उसकी स्त्री सिपाही दौड़ते हुए उसके पास आ खड़ी होती है। पहले वो अपने सिर को झुकाती है और उसके बाद उनमें से एक कहती है, माँ साहिब, हम अभी खबर लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वो एक पल के लिए इंतजार करती है कि दमयंती देवी का अब क्या आदेश है, लेकिन दमयंती देवी कुछ नहीं कहती और पलटकर कुछ कदम दूर चली जाती है। स्त्री सिपाही समझ जाती है कि उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र जाकर अपना काम पूरा करके आना होगा। वह तुरंत ही उल्टे कदम वहां से लौट जाती है। ये पिछले 24 घंटे ऐसे 24 घंटे थे जो दमयंती देवी को 24 सालों जैसे लग रहे थे। हर एक पल हफ्ते की तरह बीत रहा था और 1 घंटा साल की तरह। सुबह की चलती हुई मंद मंद हवा दमयंती देवी के शरीर को स्पर्श करके गुजर रही थी, जो उसे सुखद अनुभव दे रही थी, साथ ही हल्की हल्की ठंड का भी। इस वक्त की ठंड अपने आप में काफी ज्यादा थी, लेकिन इस समय कोई भी परिस्थिति दमयंती देवी के मन मस्तिष्क तक पहुंचने में सक्षम नहीं थी।
क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर था, माइनस वो खबर जिसका वो इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी सेवादार सिपाही लौट आती हैं और उन्हीं के साथ अन्य 2 सिपाही भी दमयंती देवी के करीब आकर अपनी हाजिरी देती हैं। दमयंती देवी के सेवादार सिपाही वापस जाकर कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती हैं, जबकि अन्य 2 सिपाही दमयंती देवी के इशारे का इंतजार करती हैं। जैसे ही दमयंती देवी को उनके मौजूदगी की खबर होती है, वो उनकी तरफ चेहरा करके खड़ी हो जाती हैं और सिर्फ अपने हाथ से इशारा करके अपने गले से की आवाज निकालती हैं। अब वो दोनों सिपाही डर से सिमटने लगती हैं। उनमें से एक हिम्मत करके कहना शुरू करती है, माँ साहिब, लक्ष्य ने एयरपोर्ट के अंदर से सूचना भेजी थी कि वो आ रही है, लेकिन दिल्ली के एयरपोर्ट पर हमारे आदमियों को इंतजार करते हुए काफी वक्त बीत गया है। अब तक लक्ष्य को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम तक न ही लक्ष्य का कोई संदेश आया है और न ही हमारे आदमियों को वो कहीं भी दिखाई दी है। हमारे खास आदमी अभी भी एयरपोर्ट पर ही उसका इंतजार कर रही हैं। अब दमयंती देवी गरजते हुए कहती हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। दमयंती देवी की गर्जना सुनकर वो दोनों स्त्रियां अपने हाथ जोड़ लेती हैं और कांपने लगती हैं। वो स्त्री हिम्मत करके आगे कहती है, माँ साहिब, लक्ष्य की हमें कोई खबर नहीं। इस पर दमयंती देवी कहती है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि वह लापता है? क्या एयरपोर्ट के अंदर से वो गायब हो गई? ये कैसे संभव है? रोहित और अनिका का मिलन। उधर जब अनिका गाड़ी की तरफ देखती है तो ये रोहित था। अनिका चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर रोहित के साथ बैठ जाती है। रोहित अनिका के चेहरे पर मायूसी साफ साफ देख सकता था। बहुत थकावट के बाद भी अनिका के चेहरे पर इस तरह के भाव कभी नहीं होते थे जैसे कि इस वक्त दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका किसी काम को करने गई हो और वो अधूरा रह गया हो, ये भी नहीं हो सकता। इससे पहले कि अनिका कुछ कहती या रोहित उससे उदासी का कारण पूछ पाता, उससे पहले ही रोहित अनिका की तरफ ऐसी निगाहों से देखता है जैसे कि वो कोई बड़ा अपराधी हो। फिर वो अनिका से कहता है, आई एम सो सॉरी। अनिका पहले ही काफी सारी उलझन में घिरी हुई दिखाई दे रही थी कि उसके ऊपर से रोहित का ये आई एम सो सॉरी उसे और एक नए सवाल के घेरे में खड़ा कर देता है। लेकिन इस वक्त इतनी उदासी छाई थी कि वो चाहकर भी रोहित से कुछ नहीं पूछती। रोहित भी गाड़ी लेकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों मारवा हाउस तक पहुंच जाते हैं। रोहित सामने के दरवाजे से प्रवेश नहीं करता, बल्कि अनिका के साथ मारवा हाउस से कुछ पहले ही गाड़ी से उतर जाता है और फिर खुफिया रास्ते से होते हुए घर के अंदर प्रवेश करता है। इधर गाड़ी पर किसी का ध्यान न जाए, इसलिए रोहित के जाने के बाद उसकी गाड़ी को चिराग मेहता आकर वहां से ले जाता है। कुछ ही देर बाद अनिका और रोहित अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। रोहित अनिका से बात करना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर वो फिलहाल चुप रह जाता है। फिर कुछ सोचकर अनिका के चेहरे पर अपना हाथ रखता है और बड़े ही प्यार से उससे कहता है, जाओ, पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। इतना कहने के बाद रोहित जैसे ही पीछे हटने के लिए अपना हाथ नीचे करता है, अनिका रोहित के सीने से चिपक जाती है। ऐसा नहीं था कि अनिका रोहित को अक्सर गले ना लगाती हो, लेकिन आज उसके गले लगने में अलग ही बात थी। उसने जितना कसकर रोहित को पकड़ा था, रोहित को ये काफी अलग लगता है। ये एहसास मानो जैसे कि परिपक्व अनिका के अंदर का बच्चा उस पर आज हावी हो गया हो। इस बच्चे ने रोहित को इस तरह जकड़ लिया हो जैसे कि वो अपनी मुट्ठी को कसकर उसमें बंद रेत को फिसलने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। बस फिर क्या था, रोहित भी बदले में अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है। अपनी गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ करते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, अगर अनिका रोहित के पास है तो रोहित की हर मुश्किल आसान है। लेकिन इस वक्त अनिका अपनी किसी मुश्किल से लड़ रही हो ऐसा जान पड़ रहा था। कुछ देर तक दोनों इसी तरह खड़े रहते हैं और हर कुछ सेकंड के बाद अनिका की पकड़ और गहरी हो जाती है। रोहित ये अच्छी तरह समझ पा रहा था कि अनिका के अंदर कुछ डरावना सा चल रहा है, लेकिन वो अनिका से उसके शब्दों में जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो अनिका को अंदर तक झकझोर रहा है। बंद आंखों से अनिका को महसूस करते हुए रोहित उसी में खो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि रोहित खुद इस वक्त अनिका को गले लगाना चाहता हो, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन अब सोने पर सुहागा यही था कि अनिका खुद रोहित के गले लगी हुई थी। रोहित अनिका से पूछना चाहता था, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? लेकिन वो अपने मन के भावों को अपने अंदर ही समेट लेता है और कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी अनिका यूं ही बंद आंखों से रोहित के सीने से लगे हुए ही बोलती है, तुम कभी मुझे खुद से अलग मत करना। रोहित ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अनिका इस तरह की कोई बात कह सकती है। रोहित भी मीठे एहसास की बड़ी सी खुशी के साथ बिना देरी के जवाब में कह देता है, कभी नहीं होने दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। इसके बाद 15 से 20 मिनट उन दोनों को इसी अवस्था में बीत जाते हैं। सुबह होने में अब कुछ ही पल बाकी थे। अनिका रोहित को बिना छोड़े ही अपने चेहरे को उसके सीने से उठाते हुए रोहित के चेहरे की तरफ देखती है।
रोहित भी अनिका का सिर अपने सीने से हटते ही उसके चेहरे की तरफ देखता है। अब अनिका कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि आज वहाँ क्या हुआ? रोहित कहता है, हाँ जरूर सुनना चाहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि इस बार भी हमेशा की तरह कोई नहीं बचा होगा। ऐसा कहकर वो अनिका के माथे को प्यार से चूम लेता है, लेकिन अनिका की आंखें न जाने क्या कहना चाहती थीं, जो रोहित सुन नहीं पाया। वो खामोशी से रोहित की तरफ देखती रहती है। अब रोहित कहता है, अच्छा बताओ, आज क्या खास बात है जो मेरी अनिका को परेशान कर रही है? पहले मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और फिर तुम मेरी बात सुनना। फिर अनिका के बालों में हाथ घुमाते हुए आगे कहता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो पहले फ्रेश हो सकती हो, फिर हम आराम से एक दूसरे की बाहों में खोकर अपनी अपनी बातें बताएंगे। अब अनिका अपनी बात कहते कहते रुक जाती है और फिर 3 सेकंड का समय लेकर जवाब देती है, ठीक है, पहले मैं चेंज करके आती हूँ। जैसे ही अनिका रोहित से अलग होकर मुड़ने लगती है कि तभी दरवाजे पर चिराग मेहता और अब्दुल्ला की आवाज़ सुनाई देती है। चिराग मेहता कहता है, सर और मैडम, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, बट इट्स एन इमरजेंसी। ये सुनते ही पहले रोहित और अनिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर दूसरे ही सेकंड अनिका आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल देती है। चिराग और अब्दुल्ला दोनों वहीं पर खड़े इंतजार कर रहे थे। उन दोनों का साथ में देखकर अनिका को विश्वास हो जाता है कि जरूर किसी न किसी नई आफत ने दस्तक दी है।